वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में आयनिक बंध किसे कहते हैं, यानी वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है, भाई वैद्युत संयोजकता क्या होती है, वैद्युत संयोजी बंध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर दो परमाणुओं के बीच कोई बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है तो उसे वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता को, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे और हमने ये समझाया था आपको कि इसको वैद्युत संयोजी बंध को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है आयनन ऊर्जा, जो कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम आयनन ऊर्जा होगी उतनी ही आसानी से धनायन का निर्माण होगा और उतनी ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसका मान अधिक से अधिक होना चाहिए और ऋणात्मक होना चाहिए। जितना अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान होगा, अधातु उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा, और जितना आसानी से ऋणायन बनेगा उतनी आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होगा। तीसरी जो ऊर्जा हमने समझी थी जो प्रभावित करते हैं आयनिक बंध के निर्माण को, वो है जालक ऊर्जा। मैंने आपको समझाया था कि जब धनायन और ऋणायन बन जाते हैं तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़कर आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा का मान स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के परिमाण पर निर्भर करता है। जितना स्ट्रॉन्ग इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा आयनों के मध्य, उतना अधिक जालक ऊर्जा होगी और उतना ही अधिक आयनिक यौगिक स्थायी होगा। जालक ऊर्जा का मान मैंने आपको समझाया था कि दो बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर? पहला, आयनों पर आवेशों की संख्या, आवेशों का परिमाण। तो आवेशों के परिमाण की बात करें तो आयनों पर अगर आवेश का परिमाण अधिक होगा तो आकर्षण बल अधिक होगा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अधिक से अधिक होगा, जिससे जालक ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और आयनिक यौगिक अधिक स्थायी होगा। दूसरा जो है वो आयनों का साइज जितना छोटा होगा उनके बीच की दूरी उतनी कम होगी। बीच की दूरी कम होगी तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का परिमाण ज्यादा होगा और ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अर्थात जालक ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। तो ये हमने समझा था और ये भी देखा था कि आयनिक बंध के निर्माण में नेट रिजल्ट ये आता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन ही होता है, मतलब कि आयनिक बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस पूरे प्रोसेस में आयनिक बंध के निर्माण में एक कारक है जो आयनिक बंध के निर्माण को प्रभावित करता है और वो है जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा का आकलन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए दो साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न और फ्रिज हैबर। मैक्स बॉर्न एंड फ्रिज हैबर, इन दोनों ने हेस के नियम का प्रयोग किया। किसके नियम का? हेस के नियम का। ये हेस के नियम को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो हेस के नियम का प्रयोग करके इन लोगों ने एक बॉर्न हैबर साइकिल दी और इस बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से हम लोग जालक ऊर्जा का कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या है ये बॉर्न हैबर साइकिल, है ना? जालक ऊर्जा का आकलन किससे किया जाता है? बॉर्न हैबर, HABBER हैबर साइकिल से करते हैं। बॉर्न हैबर साइकिल के माध्यम से करते हैं। और दो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे ये साइकिल का नाम पड़ा है, बॉर्न और हैबर। इन्होंने जिसका प्रयोग किया, जिस नियम का प्रयोग किया, उसे कहते हैं हेस का नियम। हेस के नियम का प्रयोग किया। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हेस के नियम में यह बताया गया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो,
चाहे वो एक स्टेप में हो जाए या वो कई सारे स्टेप में हो। तो अगर एक स्टेप में होगी तो जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा वो ऊर्जा कई सारे स्टेप्स में अगर अभिक्रिया होती है तो हर स्टेप में उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा जो एक स्टेप में उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा है उसके बराबर ही होगी। मतलब कि अलग अलग स्टेप्स में, ढेर सारे स्टेप्स में अगर होगा तो हर स्टेप में जितनी ऊर्जा का एवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन होगा, ऊर्जा जितनी उत्सर्जित या अवशोषित होगी उसको जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन में जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसके बराबर होगा। इसी नियम का प्रयोग करके हेस के नियम, इसे हेस का नियम कहते हैं, हेस के नियम का प्रयोग करके बॉर्न और हैबर ने जालक ऊर्जा का आकलन किया। हेस के नियम का प्रयोग करके बॉर्न एंड हैबर ने आयनिक यौगिक के निर्माण में प्रयुक्त जालक ऊर्जा का आकलन किया। हेस का नियम क्या है? हेस के नियम के अनुसार, हेस के नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चाहे वह एक चरण में पूर्ण हो या कई चरणों में पूर्ण हो, उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा या ऊर्जा का मान समान रहता है। यह है हेस का नियम। चाहे एक स्टेप में अभिक्रिया हो या एक से ज्यादा स्टेप में अभिक्रिया हो, एक से ज्यादा स्टेप में अभिक्रिया होगी तो हर स्टेप की ऊष्मा को, उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा को जोड़ देंगे। जोड़ने पर उतनी ही वैल्यू प्राप्त होगी जितनी की एक स्टेप में कराने पर अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित हो रही थी। तो ये हेस का नियम है। इसी नियम का प्रयोग मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हैबर ने किया और जालक ऊर्जा के मान का कैलकुलेशन किया। अब देखिए कैसे कैलकुलेशन किया, एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग इसको। जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण करें तो सोडियम सॉलिड होता है, हाफ क्लोरीन गैस होता है, 1 मोल NaCl सॉलिड बनता है। तो किसी यौगिक के 1 मोल का निर्माण जब उसी के तत्वों से किया जाता है, मेरी बात समझिए, किसी यौगिक के 1 मोल का निर्माण जब उसी के तत्वों से किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा या उस उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा या जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पे एक स्टेप में इतनी ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, क्योंकि अब देखिए प्रोडक्ट के साइड में लिखा है तो उत्सर्जन हुआ, ये एक स्टेप में अभिक्रिया हो गई। अब इसको कई सारे स्टेप में करना है तो देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम को इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा।
लेकिन सोडियम जो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं त्यागेगा। हमने आपको बताया था कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तभी करता है जब वो अपने एटॉमिक स्टेट में हो, एटॉमिक स्टेट में तो है, और गैसीय स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में है, तो इसको सोडियम गैस में परिवर्तित करना पड़ेगा। और सोडियम गैस में परिवर्तित करने के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी। किसकी? मतलब इतनी ऊष्मा को अवशोषित करके सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में परिवर्तित होगा। क्लोरीन भी, इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करना है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, लेकिन पहले ये परमाणु में तो बदले, मतलब इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो डिसोसिएशन एंथैल्पी देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्लोरीन परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दो ऊर्जाएं इन्वॉल्व हुई। अब इससे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो क्या जरूरत होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हम जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- में। अब ये कैटायन और ये एनायन यानी कि धनायन और ऋणायन का निर्माण हो चुका है। अब इसमें इन दोनों को जुड़ना है और जुड़ करके NaCl का निर्माण कर देना है। तो इस प्रक्रिया में जालक ऊर्जा उत्सर्जित होगी। कौन सी ऊर्जा? जालक ऊर्जा। ये उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है और ये U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको डेल्टा लैटिस एंथैल्पी भी कहते हैं, है ना, जालक ऊर्जा, जालक एंथैल्पी। तो इस तरह से इन सभी एंथैल्पीज को जोड़ दिया जाए, एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो इन सभी एंथैल्पीज का जो सम आएगा वो डेल्टा FH के बराबर होना चाहिए। तो देखें, डेल्टा FH सुपरस्क्रिप्ट, है ना, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस, ये देखिए आधा मॉलिक्यूल है तो हाफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, प्लस इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और प्लस जालक ऊर्जा। ये हमको चाहिए। अब NaCl के लिए सब्लिमेशन एंथैल्पी 109 किलो जूल पर मोल होती है। डिसोसिएशन एंथैल्पी 244 किलो जूल पर मोल होती है। देखिए वैल्यूज लिख रहा हूं यहां पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम आयन के लिए ये जो होती है ये 496 किलो जूल पर मोल होती है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी -349 किलो जूल पर मोल होती है। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो -410 किलो जूल पर मोल होती है। इन सभी वैल्यूज को अगर रख दिया जाए तो इसकी जगह -410, इसकी जगह 109 प्लस हाफ इंटू 244 प्लस 496 माइनस 349 और प्लस U, ये सब कैलकुलेट कर लें। देखिए पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 109 प्लस 122 प्लस 496, इसको ऐड कर लें और इसमें से 349 घटा लें। ऐड करते हैं, चलिए। ये 6 2 8 8 16 17 हो गया और 9 2 11, 1 17 का 1 का था तो 11 1 12, 4 1 5 1 6 1 7 माइनस 349 प्लस U। अब इसमें 349 घटा लेते हैं। 349 घटाएंगे
378 प्लस u। अब 378 को उधर भेज दें तो u की वैल्यू आ जाएगी -410 और -378, तो ये आ जाएगा 8, 718 और 437 -788 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से जालक ऊर्जा का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, है ना। ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक था, लेकिन हमने यहीं पे बता दिया क्योंकि यहाँ पे आयनिक बंध के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हमने इसके बारे में जान लिया। अब आइए बात करते हैं परिवर्ती वैद्युत संयोजकता। परिवर्ती वैद्युत संयोजकता देखिए होता क्या है कि जनरली जैसे अगर हम क्षारीय धातुओं की बात करें तो उनकी वैद्युत संयोजकता 1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं की वैद्युत संयोजकता 2 होती है, हैलोजनों की वैद्युत संयोजकता 1 होती है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनकी जो एक ही प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे तत्व हैं, ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं आवर्त सारणी में, कुछ डी ब्लॉक में है, कुछ पी ब्लॉक में है, जो एक से ज्यादा प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो किसी तत्व द्वारा एक से अधिक प्रकार की वैद्युत संयोजकता को प्रदर्शित करने की घटना को परिवर्ती वैद्युत संयोजकता कहते हैं, है ना। तो देखिए पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ग्रुप 13, 14 और 15 के अंत के 3 तत्व 2-2 के अंतर पे वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखें ग्रुप 13 में देखें तो गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये 2 तरह की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 1 और 3। चिन्ह के साथ संयोजकता को नहीं दिखाते, चिन्ह के साथ अगर दिखा देंगे तो वो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, है ना। ग्रुप 14 में बात करें तो जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो है ये 2 तरह की वैद्युत संयोजकता 2 और 4 प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। और डी ब्लॉक में भी कुछ तत्व हैं, डी ब्लॉक में भी जैसे आयरन, आयरन की बात करें तो आयरन की जो वैद्युत संयोजकता होती है 2 भी होती है, 3 भी होती है। देखिए Fe2+ भी बनाता है, Fe3+ भी बनाता है। कॉपर, कॉपर Cu+ भी बनाता है और Cu2+ भी बनाता है। तो इस तरह से ये एक से अधिक प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो एक से अधिक प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करने की इस घटना को परिवर्ती वैद्युत संयोजकता कहते हैं। इस प्रकार किसी
तत्व द्वारा एक से अधिक वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करने की घटना को परिवर्ती वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक, अब ये परिवर्ती वैद्युत संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? इसका निम्नलिखित दो कारण है इसके। पहला कारण है कोर या कर्नेल का अस्थायित्व। कोर या कर्नेल समझते हैं? कोर या कर्नेल का जो कोर या कर्नेल बनता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन जब कोई तत्व त्याग देता है तो जो धनायन बनाएगा उसे कोर कहते हैं। तो कोर या कर्नेल कई बार स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर स्थायी कोर प्राप्त करने के लिए परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। और दूसरा अक्रिय युग्मन प्रभाव। अक्रिय युग्मन प्रभाव। तो ये दो कारण हैं। ये जो है ये डी ब्लॉक के लिए है और ये वाला पी ब्लॉक के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले कोर या कर्नेल का अस्थायित्व की बात कर लें। पहला कारण कोर का अस्थायित्व। कोर का अस्थायित्व। पहले कोर को परिभाषित कर लें। जब कोई परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो शेष बचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, शेष बचे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कोर या कर्नेल कहते हैं। कुछ डी ब्लॉक तत्वों में कोर या कर्नेल समझ में आया, जो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग देने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शेष बचता है उसे कोर या कर्नेल कहते हैं। अब कई बार कई डी ब्लॉक तत्वों में ये देखा गया है कि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्यागने के बाद जो कोर बना है वो कोर स्थायी नहीं होता। तो कोर जब स्थायी नहीं होता तो कोर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए वो आयन एक इलेक्ट्रॉन का और त्याग कर देता है, जिसकी वजह से भाई जब संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसने एक वैद्युत संयोजकता, एक प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित की।
और फिर जब उसका कोर स्थायी नहीं हुआ तो वो एक और इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो उसका उस वैद्युत संयोजकता में एक यूनिट की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरह वो दो प्रकार की वैद्युत संयोजकताएं प्रदर्शित करेगा। कई डी ब्लॉक तत्वों के कोर स्थायी नहीं होते, अतः अपने कोर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह आयन एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक और इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अतः इस प्रकार वह दो प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। दो प्रकार की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, आयरन की बात करें, परमाणु क्रमांक 26 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। तो संयोजी कोष जरा ढूंढिए। देखिए संयोजी कोष, ये पहला कोष है, ये दोनों दूसरे कोष हैं, ये तीसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा तो नहीं है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन है। तो अब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तभी तो कोर बनेगा। तो ये अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो अब बचा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d6। ये जो कोर बना ये अस्थायी कोर है, अस्थायी कोर है। और अपने कोर को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग और कर देगा, तो बन जाएगा Fe3+। जिसका कोर स्थायी नहीं है वो अपने कोर को स्थायी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। पहले संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद उसका अगर कोर स्थायी नहीं है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा बस। तो अब ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और अब ये हो जाएगा 3d5। ये स्थायी कोर है। इसीलिए अब देखिए इस कंडीशन में इसकी जो वैद्युत संयोजकता 2 है और इस कंडीशन में इसकी वैद्युत संयोजकता 3 है। तो दो तरह की वैद्युत संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले सकते हैं, कॉपर का उदाहरण ले सकते हैं। कॉपर ऑफबाउ नियम का अपवाद है। परमाणु क्रमांक 29 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। तो संयोजी कोष कौन सा है इसका? संयोजी कोष ये चौथा है, एक इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कॉपर प्लस बनाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10।
पूरा भरा डी ऑर्बिटल है, फिर भी इसका कोर जो है वो अस्थायी है। अब ये अस्थायी क्यों होता है इसको नहीं समझना है, हमें इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, ये बस समझ लेना है कि इनके कोर अस्थायी हैं, अस्थायी कोर है। और इसको स्थायी कोर में परिवर्तित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो प्लस से 2 प्लस हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9, ये अब स्थायी कोर हो जाता है। तो इस अवस्था में इसकी जो वैद्युत संयोजकता है, वैद्युत संयोजकता सिर्फ 1 है और इस अवस्था में इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये कोर का अस्थायी होना, कोर के अस्थायी होने की वजह से ये परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगली बात समझते हैं, अक्रिय युग्मन प्रभाव। अक्रिय युग्मन प्रभाव ये पी ब्लॉक के तत्वों में देखा जाता है। तो पी ब्लॉक के कुछ तत्व दो के अंतर पर 2 प्रकार की परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मैंने आपको भी समझाया था, ग्रुप 13 में, ग्रुप 14 में और ग्रुप 15 में। इसमें गैलियम, इंडियम और थैलियम, इसमें जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो है 1 और 3, ये जो है 2 और 4, ये जो है 3 और 5, ये इस प्रकार की परिवर्ती वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब क्यों करते हैं ये समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब पी ब्लॉक की बात करते हैं, जैसे ग्रुप 13 की बात करें, ग्रुप 13 में बोरॉन पहला तत्व है। एल्यूमिनियम से शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। गैलियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p1। इंडियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते जाएं। गैलियम, इंडियम, थैलियम में भी चलिए हम बात कर लेते हैं। थैलियम में भी बात कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
4D10, 5P6, उसका 6S2, 4F14, ठीक है, 5D10 और 6P1। तो जरा सा ध्यान से अगर गौर से देखा जाए तो एल्यूमिनियम में जो बाहरी कोश है वो तीसरा है, लेकिन अंदर वाला जो कोश है, अंतः कोश, उसमें s या p ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? s या p ऑर्बिटल। तो s और p ऑर्बिटल होने की वजह से, क्योंकि s और p ऑर्बिटल छोटे साइज के होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, तो आवरण प्रभाव बढ़ जाएगा और प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। लेकिन गैलियम में देखिए, गैलियम में बाहरी कोश कौन सा है? बाहरी कोश है आपका चौथा कोश है बाहरी, और अंतः कोश कौन सा है? तीसरा, और वो भी 3D आ गया। तो d ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल से बड़ा होता है। d ऑर्बिटल का साइज p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल से बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में दूर होंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को कम प्रतिकर्षित करेंगे, यानी आवरण प्रभाव एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम में कम होगा। आवरण प्रभाव गैलियम में कम होगा, क्योंकि अंतः कोश का मतलब कि बाहरी कोश के जस्ट पीछे वाले कोश की बात करिए भाई। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन के डायरेक्ट संपर्क में कौन है? उसके जस्ट पीछे वाले कोश का इलेक्ट्रॉन। अब उसके अंदर वाला कोश का इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर हो गया। तो ये देखें, ये नाभिक है, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश। तो चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, p इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 s इलेक्ट्रॉन, 1 p इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। तो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, क्योंकि साइज बड़ा है। दूर होंगे तो ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं करेगा जितना एल्यूमिनियम कर रहा था। अगर ये कम प्रतिकर्षित करेगा बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को, तो आवरण प्रभाव गैलियम में कम होगा, है ना, और उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। तो नाभिकीय आवेश बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन पर बढ़ा, और बाहरी कोश में भी कौन नाभिक के पास होगा? s इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होगा, p इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर होगा। तो s इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल ज्यादा बढ़ेगा, p इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम बढ़ेगा। तो p इलेक्ट्रॉन तो ये आसानी से त्याग देता है, लेकिन s इलेक्ट्रॉन को आसानी से ये त्याग नहीं पाता। s इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले की तुलना में आपको ज्यादा ऊर्जा का सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देखिए, इंडियम में अंतः कोश में 4d ऑर्बिटल आ गया। 4d और बड़े साइज का होगा, 4d के साथ साथ 3d भी है। तो ऑर्बिटल का साइज बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑर्बिटल के साइज बड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे d और f ऑर्बिटल अंतः कोश में इन्वॉल्व होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण घटने लगता है, जिससे आवरण प्रभाव घटने लगता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश s इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा बढ़ेगा, p इलेक्ट्रॉनों पर उससे कम बढ़ेगा। तो ये p इलेक्ट्रॉन तो आसानी से त्याग देते हैं, लेकिन s इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से त्याग नहीं पाते। इसी घटना को, जिसमें किसी तत्व के बाहरी कोश का s इलेक्ट्रॉन युग्म बंध निर्माण की प्रक्रिया में आसानी से भाग नहीं लेता, इसी को कहते हैं अक्रिय युग्मन प्रभाव। क्या कहते हैं? अक्रिय युग्मन प्रभाव। और ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म को अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। ये भी त्यागे जाएंगे, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इनके लिए ऊर्जा थोड़ी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, p ब्लॉक में प्रथम 2 तत्व के बाद तीसरे तत्व से
अंतःकोश में डी और एफ इलेक्ट्रॉन भाग लेने लगते हैं, जिनके साइज s और p ऑर्बिटलों से बड़े हैं। अतः d व f ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण ग्रुप में नीचे जाने पर घटने लगता है, अर्थात आवरण प्रभाव घटने लगता है। फलस्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है, जो संयोजी कोश के s इलेक्ट्रॉनों पर p इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अधिक बढ़ेगा। अतः इन तत्वों के s इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। इस घटना को अक्रिय युग्मन प्रभाव और ऐसे s इलेक्ट्रॉन युग्म को अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। समझ में आया? जैसे गैलियम की बात कर रहे थे तो गैलियम 31 होता है, तो ये जब अपने संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो संयोजी कोश में s में इलेक्ट्रॉन है, p में इलेक्ट्रॉन है, तो पहले s इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागेगा, पहले सिर्फ p इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो गैलियम पे 1 प्लस चार्ज आएगा और ये 30 हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
3d10 और 4p0 ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग दिया। अगर ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ा के देंगे तब ये अपने s के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे, और उस केस में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तब 4s0, 3d10 और 4p0 होगा। तो ये दो तरह की वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं, है ना। एक Ga+ में वैद्युत संयोजकता 1 है और Ga3+ में वैद्युत संयोजकता 3 है। इसी प्रकार और भी तत्व जो हमने आपको बताए अक्रिय युग्मन प्रभाव की वजह से एक से अधिक दो के अंतर पर वैद्युत संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया परिवर्ती वैद्युत संयोजकता। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, है ना। अगर कम समझ में आया, कोई किसी चीज में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और आज के लिए इतना ही हम यहीं पे रोकते हैं। अगले क्लास में हम लोग आयनिक यौगिकों के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके इससे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन सब लोग जरूर सॉल्व करें, एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करें। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद।